नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, अचानक बेटी के ससुराल पहुँचे पिता ने जब देखी बेटी की हालत तो किया कुछ ऐसा कि ससुराल वालों के होश ठिकाने लग गए। भागवत जी आज बहुत बेचैन थे। उन्हें अनुभा की बहुत याद आ रही थी। रह रह कर उनका मन किसी आशंका से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। पूरे 5 वर्ष हो चुके थे अनुभा के विवाह को, पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। उनकी पत्नी भी उसी इंतजार में घुट घुट कर इस दुनिया से विदा लेकर चली गई। अनुभा ना तो कभी मायके आ पाती थी और ना तो मायके वाले को कभी अपने घर बुला पाती थी। माँ की मृत्यु के समय आई, लेकिन अपने पापा से मिलकर अपना दुख साझा नहीं कर पाई और अपने पति के साथ ही लौट गई। अब तक वो उसे इसकी व्यस्तता समझ रहे थे, पर कहीं पिता का मन भीतर से आशंकित हो रहा था। एक पिता की तरह वो भी सोच रहे थे कि चलो नहीं आ पाती, पर एक फ़ोन लगाकर हालचाल तो पूछ ही सकती है। वो भी नहीं पूछती। एक दिन उन्होंने खुद फ़ोन लगाकर कहा कि बेटी मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो अनुभा घबरा गई और बोली, पापा अभी तो मेरे पति और ससुर जी दिल्ली गए हैं, यदि आप आएंगे तो उनसे मिल नहीं पाएंगे। मैं आपको खुद फ़ोन लगाकर बुला लूँगी। बहुत दिन बीत चुके थे पर अनुभा का कोई फ़ोन नहीं आया। तब भागवत जी ने रीवा से बनारस जाने के लिए आरक्षण करवाया और बिना बताए ही उसके ससुराल की ओर निकल पड़े। बनारस उनके लिए कोई नई जगह नहीं थी, लेकिन बहुत दिनों से इस तरफ आना नहीं हुआ था, अतः बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। बेटी से मिलने की उत्सुकता उन्हें उसके घर की ओर खींच रही थी, इसलिए उन्होंने बाहर कुछ नाश्ता भी नहीं किया, सीधे घर पहुंचे। जैसे उन्होंने डेढ़ बेल बजाई, दरवाज़ा खुलते ही सकते में आ गए। अनुभा की हालत इतनी दयनीय थी कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि अपनी बेटी इस हालत में भी मिल सकती है। तभी अनुभा के पति, ससुर जी और उसकी सासू माँ बाहर आए और उन्हें देखकर बड़े ही दोगलेपन से उनकी आवभगत करने लगे। पर एक पिता का दिल उनके भीतर धड़क रहा था। किसी तरह रात काटी, पर सुबह उन्हें एक कड़ा निर्णय लेना था, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से तैयार किया। सुबह उठकर ईश्वर को प्रणाम किया और सबको अपना निर्णय सुनाया कि अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी सकते में आ गए, यहाँ तक कि अनुभा भी। अनुभा ने और सबने उनका बहुत विरोध किया, पर उन्होंने अनुभा की बाँह पकड़ी और उसे लगभग खींचते हुए बाहर ले गए। अनुभा लोक लाज की दुहाई देती रही, पर एक फौलादी पिता अपनी बेटी के अत्याचारों का हिसाब लेने के लिए अपने समधी और समधन को ललकारता रहा। भागवत जी ने तुरंत ही एक गाड़ी बुक करवाई और रोती बिलखती अनुभा के साथ घर के लिए रवाना हो गए। रीवा पहुंचकर वे घर आए और आते ही अदिति शर्मा को फ़ोन लगाया, जो एक समाज सुधारक होने के साथ ही एक कुशल अधिवक्ता भी थी। अदिति शर्मा भागवत जी की प्रिय शिष्या थी। उन्होंने ही अनुभा का व्यवहार उसे बताया था, तभी वो समझ गई थी और इस तरह उसे वापस लाने की सलाह दी थी। कुछ समय तक अदिति अनुभा के पास आकर बातें करती थी, पर धीरे धीरे उसे अपने ऑफिस में बुलाने लगी और अपने छोटे छोटे काम करवाने लगी। इसी बीच उसके पारिवारिक जीवन पर से रहस्य का पर्दा हटने लगा। ये काम अदिति ने बड़े ही जतन से किया, क्योंकि अनुभा किसी के सामने कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। अनुभा को अदिति के ऑफिस में काम करते हुए 2 महीने हो चुके थे और उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अनुभा के शरीर पर जो चोट के निशान बने थे वे डॉक्टर को दिखाए गए थे। अब अदिति अपना केस मजबूत करने की तैयारी कर रही थी। उसे अपने स्कूल के सम्मानीय शिक्षक भागवत जी का कर्ज जो उतारना था। अदिति को अपना बचपन याद आ रहा था। जब उसके पापा की मृत्यु हुई थी तब भागवत जी ने उसे सहारा दिया था और उसकी माँ को भी वचन दिया था कि उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी वो ही लेंगे। अब वो कर्ज अदा करने का वक्त आ गया है। अदिति ने अनुभा को अपने विश्वास में लेकर धीरे धीरे सारी बातें उगलवा ली, जिससे पता चला कि उसके पति का उससे कोई संबंध ही नहीं है। शादी तो कर ली, पर उसे पत्नी का दर्जा कभी दिया ही नहीं गया। वो उस घर की सिर्फ नौकरानी ही है। पत्नी का दर्जा उसकी कॉलेज में साथ में पढ़ने वाली और अब उसके कंपनी में साथ काम करने वाली दिव्या को ही दिया गया है। दिव्या के पिता बहुत बड़े व्यवसायी हैं। दोनों शादी करना चाहते थे, पर माता पिता के विरोध होने के कारण कर नहीं पाए। लेकिन शादी करने के बाद अनुभा के पति विवेक ने साफ शब्दों में कह दिया कि आपकी मर्जी से शादी तो कर ली, पर निभा नहीं पाऊंगा, अब इसे आप ही संभाल लेना। तब से वह यह उपेक्षा को झेल रही है और माता पिता को भी एक साधारण परिवार से आने वाली नौकरानी की ज़रूरत थी।
अतः वो उसी रूप में वहाँ रह रही थी और उसे घर भेजने से उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, इसीलिए उसे अकेले नहीं भेजते थे। कोई ना कोई उसके साथ अवश्य जाता था। वो माता पिता दुखी ना हो इसलिए कुछ नहीं बताती थी और भीतर ही भीतर घुट घुट कर मर रही थी। अदिति उसकी बातों से सन्न रह गई थी और सोच रही थी कि वो कितना सारा जहर अकेले ही पी रही थी। अदिति ने उठकर उसे गले से लगा लिया और कहा कि अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समय बाद अदिति ने सारी बातें चुपचाप भागवत जी को बता दी, जिसे सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और माथा भी ठनका। उनके हाथों की मुट्ठियां तन गई। वे अपने साथ होने वाले अन्याय को तो सह सकते थे, पर अपने बेटी पर होने वाले अत्याचार को नहीं सह सके। वे उस परिवार को कड़ी सजा दिलाने के लिए व्यग्र हो उठे। भागवत जी ने रविवार को सुबह ही अदिति को फ़ोन लगाकर अपने घर बुलाया और आगे की प्लानिंग करने की बात कही। अदिति भी यही चाहती थी। भागवत जी के आदेशानुसार अदिति रविवार को सुबह ही उनके यहाँ पहुँच गई। उसे देखते ही अनुभा की आंखें चमक उठी। वो खुशी से चहक उठी, जिसे देखकर पापा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतने दिनों से मुरझाई बेटी कैसी खिलखिला रही है। वो ये सब देखकर मन ही मन अदिति को धन्यवाद देते रहे थे, लेकिन एक पिता का अंतर मन भीतर से बेटी के जीवन और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित भी था। अनुभा ने पापा और अदिति की पसंद का नाश्ता बनाया था। सबके नाश्ता करने के बाद चाय भी बनाई। इसी बीच अदिति और भागवत जी आपस में अनुभा को लेकर कई बार सांकेतिक भाषा में भी बातें कर लेते थे, क्योंकि कुछ बातें अनुभा को नहीं बतानी थी। इसी समय भागवत जी ने अनुभा और अदिति से कहा कि उसकी ससुराल से कई फ़ोन आ चुके थे कि अनुभा को घर भेज दीजिए, पर मैं कोई ना कोई बहाना बना रहा था। पर कल धमकी भरा फ़ोन आया है कि अगर जल्दी नहीं भेजा तो हम लोग तलाकनामा भेज देंगे। ये सुनकर अदिति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोली, अरे वाह, ये क्या बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब तो उसने उन लोगों पर दहेज उत्पीड़न का और उसके लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज कर दिया। बनारस की गलियों में आज बहुत चहल पहल थी। होली का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जा रहा था। लोग बाजार में जाकर रंग गुलाल के साथ आलू के पापड़ भी खरीद रहे थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसी गली में मनोहर लाल जी अपने बेटे और पत्नी के साथ बैठकर अपनी मूंछों पर ताव देकर बड़े घमंड के साथ कह रहे थे कि अब बच्चों को आएगा मजा, जो उस दिन बड़े घमंड के साथ अपनी बेटी को लेकर गया है ना। अब मैंने भी तलाक की धमकी दे डाली है। कोई मूर्ख ही होगा जो अपनी ब्याहता बेटी को घर में बिठा कर रखे। उनकी पत्नी ने भी खुशी जताई कि अब वो सेवानिवृत्त मास्टर बेटी को वापस ले जाकर बहुत पछताएगा, पर बीच बीच में अपने पैरों को लेकर कराहने लगती थी तो बहू को भी कोसने लगती कि करमजली ने सब कुछ चौपट कर दिया। तभी द्वार की घंटी बजी। द्वार खोला तब उनके हाथ में कोर्ट का नोटिस आया, जिसे देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब मनोहर लाल जी की चौंकने की बारी थी। वे अब तक सोच रहे थे कि बहू के पिता आकर गिड़गिड़ाएंगे और हम सब उन्हें जमकर अपमानित करेंगे, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। उन पर कई आरोप लगाए गए थे। अदिति ने महिला मुक्ति मोर्चा से भी संपर्क साधा, जिसमें उसकी कई सहेलियाँ थीं। सबने अदिति को सहयोग देने का वचन दिया। महिला मुक्ति मोर्चा की सभी सदस्यों ने उनके घर में जाकर जमकर हंगामा किया और हर बात का जवाब भी मांगा, जिसका मनोहर लाल जी के पास कोई जवाब नहीं था। भागवत जी अनुभा की ससुराल वालों को ऐसा सबक सिखाना चाहते थे कि उसे देखकर कोई भी अपनी बहू के साथ ऐसा करने के पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाए। सबसे पहले उन्होंने अपने समाज की एक बैठक बुलाई और उसमें अपना पक्ष रखा। उसके बाद ये बात हवा की तरफ फैलने लगी, कई अखबारों में भी छपने लगी। इससे मनोहर लाल जी की बहुत बदनामी होने लगी। यहाँ तक कि मनोहर लाल जी के मोहल्ले के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, जो उनके दुश्मन थे। उन्हें भी मनोहर लाल जी को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। भागवत जी के कई रिश्तेदार बनारस में ही रहते थे। उनकी पत्नी की ननिहाल भी बनारस में ही थी, अतः उन्हें सबका सहयोग मिल रहा था। मनोहर लाल जी और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। इससे उनके परिवार समाज में मुंह दिखा पाने की स्थिति में नहीं थे। एक दिन मनोहर लाल जी की पत्नी ने गंभीर स्थिति को देखते हुए कहा कि यहाँ तो हमारा ही पासा उल्टा पड़ गया है। अब खैर इसी में है कि चुपचाप उनसे माफ़ी मांग लेते हैं।
और घर में बैठकर ही सुलह कर लेते हैं। तब मनोहर लाल जी ने किसी बिचौलिए के माध्यम से ये बात भागवत जी तक पहुंचाई कि हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन भागवत जी अपनी बेटी के शरीर के वो गहरे घाव भूल नहीं पा रहे थे जिनसे बने दाग अभी भी शरीर पर उभरे हुए थे। उन्होंने कहा कि अब मनोहर लाल जी से कहिए कि अब माफ़ी अदालत में ही मांगिए या पुलिस स्टेशन में जाकर मांगे। मनोहर लाल जी के पैरों के नीचे से एक बार फिर ज़मीन खिसक रही थी। वे बार बार माफ़ी की बात कर रहे थे, पर अब भागवत जी पिघलने से रहे। वो किसी कीमत पर माफ़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो समाज के ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाना चाहते थे जिससे भविष्य में कोई कभी ऐसा जुल्म किसी के साथ ना कर सके। मनोहर लाल अब अपने बेटे को कोस रहे थे कि उसकी वजह से वे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए थे। अदालत के चक्कर लगा लगा कर वे थक चुके थे और समाज में जीना दुश्वार हो गया था। एक दिन दिव्या ने भी मनोहर लाल जी को और उनके बेटे को घर में आकर खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि अब उसका उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत बदनामी हो चुकी है। अब उसके माता पिता आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते और ना ही वो उनसे कोई रिश्ता रखना चाहती है। मनोहर लाल जी का परिवार आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका था। अब ये बार बार भागवत जी के घर जाकर बार बार माफ़ी मांगते थे, पर उनका कहना था कि मेरी बेटी के वो 5 वर्ष जो उसने इतने कष्टों में बिताए हैं वो कैसे लौटा पाएंगे, और जो शारीरिक जख्म जिनके घाव अभी भी हरे हैं उनका क्या होगा। आखिर मुकदमे की अंतिम तारीख आ गई। आज अदालत में मुकदमे का फैसला सुनने के लिए लोगों का भारी जमावड़ा था। दोनों तरफ के लोगों को बड़ी उत्सुकता थी। कुछ लोगों को छोड़कर करीब करीब सभी चाहते थे कि फैसला भागवत जी के पक्ष में ही हो। आखिर वो छड़ा ही गया। दोनों तरफ से दलील सुनी गई, पर मनोहर जी का पक्ष बहुत कमज़ोर था। तब वे हार गए और भागवत जी की जीत हुई। मनोहर लाल जी के बेटे को अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक यातना के जुर्म में कारावास की सज़ा सुनाई गई और उसे आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा। बाकी फैसला तो अब भागवत जी को करना था। उन्होंने सभी लोगों को शांत करवाया। जब सब लोग शांत हो गए तब उन्होंने कहा कि समाज में सिर्फ अकेले मनोहर लाल जी ही नहीं, कई ऐसे लोग होंगे जो इस तरह का बर्ताव करते हैं अपने बहू के साथ। जब एक को सबक मिल जाएगा तो भविष्य में कोई और ऐसा नहीं कर पाएगा। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए। तब तक मनोहर लाल जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी पत्नी जोर जोर से रो रही थी। भागवत जी ने उन्हें संभाल कर सहारा दिया और कई लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया और उनकी कई दिनों तक देखभाल की। अपनी बेटी अनुभा से भी उनकी देखभाल करवाई। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ और साथ में उम्मीदें भी बढ़ गईं कि अब भागवत जी फिर से ये रिश्ता मंजूर कर लेंगे। भागवत जी का व्यवहार सामान्य रहा, जिससे पूरा विश्वास हो गया कि अब सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मनोहर लाल जी ने मौका देखकर बात छेड़ ही दी। भागवत जी भीतर ही भीतर कसमसा कर रह गए। खून का घूंट पीकर चुपचाप वहाँ से चले गए, लेकिन वे अब चुपचाप बैठना नहीं चाहते थे। वे मन ही मन कुछ ठान चुके थे। उनके मित्र विश्वजीत से उनकी बातें हो चुकी थी। विश्वजीत अनुभा को बहुत पहले से अपने बेटे के लिए पसंद करते थे, लेकिन वे कुछ समय के लिए दुबई चले गए थे। इसी बीच अनुभा की शादी हो गई थी, अतः वे कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने अपने बेटे सुयश का विवाह कर तो दिया था, पर उसकी पत्नी भी जब एक फेरे के लिए गई तो घर के सारे गहने कपड़े लेकर अपने किसी साथी के साथ कहीं चली गई। तब से सुयश भी बड़ी खराब स्थिति से गुजर रहा था। किस्मत कभी ऐसे मोड़ पर ले आएगी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। रविवार को अदिति के आने पर भागवत जी ने अनुभा के तलाक के संबंध में बात की और बड़ी शीघ्रता से इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए कहा, तो अदिति ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो ऐसा ही करेगी। समय बीतता गया और एक दिन अनुभा का तलाक हो गया। अब एक पिता का अपनी बेटी के प्रति जो कर्तव्य था वो उन्हें पूरा करना था। अब सबसे पहले उन्होंने मनोहर लाल जी के बेटे की जमानत करवाई और उसे मुक्त करवाया, क्योंकि उन्हें जो फैसला लेना था तभी संभव था जब वो अपने माता पिता के साथ रहें। एक दिन विश्वजीत जी का फ़ोन आया कि वे इसी सप्ताह दोनों का विवाह कराना चाहते हैं, तो भागवत जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और तैयारी में जुट गए। भागवत जी ने मनोहर लाल जी को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी और अपने यहाँ सपरिवार आने का निमंत्रण दे डाला।
और मनोहर लाल जी ने सोचा कि शायद उनका इरादा बदल गया है और वे रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं। अतः वे परिवार सहित वहां पहुंच गए। भागवत जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और उसी दिन उनके सामने ही सुयश के साथ अनुभा की बड़े धूमधाम से शादी कर दी। बहुत से लोग वहां आए और दोनों को आशीर्वाद दिया। मनोहर लाल जी और उनका परिवार शर्म से पानी पानी हो गया। बड़े अपमान से उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसी समय भागवत जी उनके पास आए और बोले, कहिए मनोहर लाल जी कैसी रही। अब उनके पास कोई शब्द नहीं थे। खून का घूंट पीकर वे रह गए। आज इस बात को 2 वर्ष बीत गए। सुयश अब बनारस में अनुभा के साथ मनोहर लाल जी के घर के सामने रह रहा है। अनुभा भी बहुत खुश है और दिव्या के पिता ने भी उसका विवाह बनारस में ही किसी व्यवसायी से करवा दिया। मनोहर लाल जी और उनका पूरा परिवार अब घर से बहुत कम निकलते हैं। जब तब उनका सामना अनुभा से या दिव्या से होता रहता है। अनुभा से तो नहीं, पर दिव्या से नज़र मिलते ही उनके मन में ये बात जरूर आती है कि हम सबकी बर्बादी का कारण तो दिव्या ही है। भागवत जी अब जब तब अपनी बेटी के यहाँ जाते हैं और उसके सुखी जीवन की सराहना करते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको भागवत जी का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।